हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, तो वहाँ अचानक से रुक जाती है। यहाँ वो फिंगमी और सिया को आगे जाने के लिए कहती है। आगे कहती है कि मैं बाद में आऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी कुछ ट्रेजर हंट करना है। फिंगमी यहाँ उसे देखते ही समझ जाता है जरूर इसके अंदर कुछ खुराफाती करने की चुल मची है। तभी हम योयो को देखते हैं जिसके दिमाग में कुछ ऐसी खुराफाती करने की आइडिया सोचता है जिससे वो उन दूसरों सेक्ट वालों को सबक तो सिखा ही सके और जो उनके पास जो ट्रेजर पहले से हैं उनको भी हासिल कर ले। अब अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो योयो होती है वो अपनी मैजिकल वेपन उसी गोल्डन बेल को एक्टिवेट करती है। आगे हम देखते हैं कि वो गोल्डन बेल अचानक से बहुत बड़ा हो जाता है। उस गोल्डन बेल का यूज करते हुए योयो उन सभी से बात करने लगती हैं जो कि उस हॉल के बाहर थे और अभी भी उस हॉल ऑफ स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट के डोर को ओपन करने के लिए सारे मिलजुल करके कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कि योयो की होती है। लेकिन उस गोल्डन बेल को यूज करते हैं यहाँ योयो की जो वॉइस होती है वो एक डिवाइन गॉडेस की तरह होने लगती है। अब यहाँ योयो की वॉइस इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से बाहर निकलती है कि उन सारे सेक्ट वालों को यही लगता है ये इस हॉल के अंदर की जो गॉडेस है इसकी स्पिरिट की आवाज है। यहाँ योयो उन सबको इतना डरा देती है ये कहते हुए कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे हॉल ऑफ स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट में इस तरह से जबरदस्ती ब्रेक करके आने के लिए। अब सारे लोग यही सोचने लगते हैं कि ये जो हॉल है वो करोड़ों सालों से बंद पड़ा है, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि इसके अंदर किसी देवी की भी आत्मा है। जिस पे सारे सेक्ट वाले डर के कारण योयो को यहाँ गॉडेस मान बैठते हैं कि हम तो यहाँ पे आपके दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे और यहाँ पे हम आपके रिस्पेक्ट के लिए जमा हुए हैं। जिस पे योयो उनसे कहती है कि ये तरीका है तुम लोगों का ये रिस्पेक्ट दिखाने का, कोई मैनर्स नहीं है और जबरदस्ती से मेरे डोर को ओपन कर रहे हो तो मैं ये दरवाजा कभी नहीं खोलूंगी, चाहे तुम लोग बाहर ही क्यों न मर जाओ। जिस पे सभी माफी मांगने लगते हैं ये कहते हुए कि गॉडेस आप शांत हो जाएं और हम आपके प्रति अपनी इस रिस्पेक्ट को शो करने के लिए बहुत सारे ट्रेजर्स लाए हैं जो आपको अर्पण करते हैं। अब ये सुनते ही जो योयो होती है उसका प्लान तो कामयाब हो जाता है। आगे वो वहाँ भी एक पोर्टल भेज देती है और उनसे कहती है कि जो जो अपना रिस्पेक्ट मुझे शो करना चाहते हो, जो जो कुछ लाए हो इस पोर्टल के अंदर डाल दो। जो जितना ज्यादा माल डालेंगे उतनी ही ज्यादा लाइन में आगे रहेंगे। ये सुनते ही जो अलग अलग सेक्ट वाले होते हैं वो अपने अपने ट्रेजर्स यहाँ पे खुशी खुशी उस पोर्टल के अंदर डाल रहे थे। जो जितना ज्यादा ट्रेजर डाल रहा होता है इसके हिसाब से योयो उन्हें लाइन में लगा रही होती है कि लास्टली वो डेमन सेक्ट का बंदा भी आता है, उसके पास भी जितने बचे कुचे ट्रेजर्स थे वो भी डाल देता है। पहले ही फिंग में उसको बुरी तरह से लूट चुका था। जरा हम हॉल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ योयो के पास सारे के सारे ट्रेजर्स जमा हो गए थे। हाँ, वो अपने आप से एक हीवल हंसी के साथ कह रही होती है कि अब तो मैं अमीर बन गई, पैसा ही पैसा आ गया। कि तभी हम देखते हैं कि वो जो डोर जो कि उनके फोर्सफुली अटैक करने से आधा तो खुल चुका था, धड़ से पूरा खुल जाता है और वो योयो के सामने सारे के सारे सेक्ट वाले अपेयर हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले वो डेमन सेक्ट का बंदा आता है। अब जैसे वो योयो को देखता है उसे गुस्से से घूरते हुए कहता है क्या तुम फिर से, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह से झूठ बोलने की। जिस पे योयो उसे कहती है कि एक बार थोड़ी ना झूठ बोला है। आगे वो अपना वही फेस उसे दिखाती है और बताती है कि इससे पहले भी तुम्हें कई बार मैं लूट चुकी हूँ। अब ये देख के वो डेमन सेक्ट का बंदा आंख बबूला हो जाता है और यहाँ योयो पे अटैक करने वाला होता है। योयो उसे कहती है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हारे हाथ थोड़ी ना लगूंगी। यहाँ पे वो अपने टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करते हुए वो पूरे माल सहित वहाँ से गायब हो जाती है और वो डेमन सेक्ट का बंदा धड़ से नीचे जमीन पे गिरता है। आगे हम देखते हैं कि अब उस ट्रेजर को पाने के लिए सारे सेक्ट के बंदे वहाँ पे आ जाते हैं। इधर जो हफमीन होती है और वो फिंगमी के बिजनेस पार्टनर वो भी वहाँ पे आ जाते हैं। अब इन तीनों का अपना एक मकसद होता है कि वो सबसे पहले यहाँ फिंगमी को ढूंढना चाहते थे। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हम उस हॉल के रिफाइनिंग पैविलियन को देखते हैं जहाँ फिंगमी और सिया पहुंच चुके थे। तभी अचानक से उनके सामने योयो अपेयर होती है जो धड़ से उनके सामने गिरते हुए कहती है कि अभी तो बाल बाल मरते हुए मैं बची। कि तभी हम देखते हैं कि फिंगमी के जो जेड के अंदर फेरी होती है वो बाहर निकलती है। यहाँ पे वो फिंगमी से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो पूरी तरह से एक एलियन लैंग्वेज यूज कर रही होती है। इससे फिंगमी यहाँ नहीं समझ पाता कि आखिर वो कहना क्या चाह रही है। यहाँ जो फेरी फिंगमी से कहना चाहती थी वो एक पोयम रिसीट करती है जो कि एक रिदम के फॉर्म में गा रही थी। आगे वो फिंगमी को ये इशारे से बताना चाहती थी ये जो फिंगमी का जेड है वो इस रिफाइनिंग पेविलियन के ही सारे ट्रेजर्स में से एक ट्रेजर्स था जो कि अब फिंगमी के पास है और इस जेड को नए लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए इस पेविलियन हॉल में जितने सारे ट्रेजर्स हैं इन सब का उसे यूज करना होगा। तभी फिंगमी की नजर उस हॉल के सारे ट्रेजर्स पे पड़ती है जिसमें सबसे लोएस्ट स्पिरिचुअल वेपन्स की जो पावर होती है वो भी अनलिमिटेड होती है। तो सबसे बिगेस्ट वेपन की पावर के बारे में तो कोई यहाँ सोच भी नहीं सकता कि वो कितना पावरफुल होगा।
दूसरी तरफ हम यहाँ फिंगमी के जेड को देखते हैं जो कि एक मर्तबान की शक्ल ले चुका था और वो इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि वो उस पैविलियन में रखे हुए सारे ट्रेजर्स की जो पावर थी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि जो जेड फेरी होती है वो फिंगमी से 2 ही शब्द यहाँ पे कह पाती है। वो ये होता है कि मेरी हेल्प करो ब्रेक थ्रू करने में। फिंगमी यहाँ उसकी मदद करना चाहता था क्योंकि जब से उसने इस इमॉर्टैलिटी कल्टीवेटर बनने की राह जो चूज की थी तब से लेकर आज तक इस जेड ने उसकी हर बार मदद की है और ये फेरी अब तक के उसके सबसे बिगेस्ट सपोर्ट रही है। अब जब तक ये ब्रेक थ्रू करना चाहती है तो इसमें कोई चीज है जो इसे रिस्ट्रिक्शन दे रही है, तो मुझे यहाँ इसकी मदद करनी चाहिए और इसकी मदद करते हुए मैं यहाँ किसी को भी इंटरफेयर करने नहीं दे सकता। आगे हम देखते हैं कि यहाँ फिंगमी जो है फेरी की मदद करता है और सारे के सारे ट्रेजर्स को एक जगह एक्यूमुलेट कर देता है जिससे वो जेड आसानी से इन सब की पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। आगे हम देखते हैं कि ये बिल्कुल सोल लैंड की तरह उस फेरी के अराउंड रिंग्स क्रिएट हो जाते हैं। इसमें से उन रिंग्स की सबसे जो फर्स्ट लेयर होती है उसकी रिस्ट्रिक्शन की वो टूट जाती है। मींस के यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए उस फेरी को इन सारे रिंग्स को तोड़ना होगा, तभी वो नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू कर पाएगी। अब ऐसा करते हुए कोई यहाँ पे उसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए वरना ये उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अब यहाँ फिंगमी यही सोच रहा होता है कि कोई और यहाँ पे इंटरफेयर ना कर पाए कि तभी हम देखते हैं कि 2 सेक्ट के बंदे वहाँ पे आ जाते हैं जो चारों तरफ देखने लगते हैं और वहाँ उस पैविलियन में उन्हें कोई भी ट्रेजर नहीं दिखता। तभी उनकी नजर उस मर्तबान पे पड़ती है जिसके अंदर वो सारे ट्रेजर्स की पावर्स जा रही होती हैं। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उस मर्तबान को ले लेंगे क्योंकि उसके अंदर ही इस पैविलियन की सारी ट्रेजर्स हैं। तभी उनके सामने फिंगमी आ जाता है और उनपे अपनी वेपन से अटैक करता है। तभी दूसरे सेट के भी बाकी सभी लोग आ जाते हैं वहाँ पे और फिंगमी यहाँ पे अपनी सबसे पावरफुल वेपन जो कि वो फैन होती है उसकी एक स्ट्रोक से अटैक करता है जिससे सब लोग उससे दूर हट जाते हैं कि तभी वहाँ पे वो डेमन सेट का बंदा आ जाता है। यहाँ वो आते ही फिंगमी से कहने लगता है कि अच्छा हुआ कि तुम अपनी कब्र के पास खुद ब खुद चल के आ गए क्योंकि तुम्हारी यही समाधि बनाने के लिए मैंने डिसाइड किया है। यहाँ फिंगमी सोच रहा होता है कि वो किसी भी हाल में इस जेड की लिटिल फ्री को इनके सामने रिवील नहीं कर सकता जब तक कि ये अपने सारे रिस्ट्रिक्शन रिंग को खत्म ना कर दे और नए लेवल पे ब्रेक थ्रू ना कर पाए। मुझे इन लोगों को अपनी बातों में ही उलझाए रखना होगा ताकि इनका ध्यान इस लिटिल फेरी की तरफ ना आ जाए। आगे फिंगमी देखता है कि वहाँ पे और भी सारे सेट के बंदे आते ही जा रहे होते हैं, इसलिए फिंगमी उन सभी से कहता है कि चूंकि इस प्लेस पे सबसे पहले मैं आया हूँ तो यहाँ की सारी अपॉर्चुनिटीज और ट्रेजर्स मेरे ही होंगे और यहाँ पे और भी कई सारी पैविलियंस है तो तुम लोग वहाँ पे जाकर के सर्च कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर तुम सबको इसी पैविलियन से ट्रेजर्स चाहिए तो तुम लोगों को फिर मेरा सामना करना होगा। इस पे वो सारे लोग भी तनतनाते हुए ये कह देते हैं कि तो फिर देख लेते हैं कि किसमें कितना दम है, आ जाओ मैदान में, साबित हो जाएगा। अब सभी एक साथ मिलकर यहाँ फिंगमी पे अटैक करने वाले होते हैं कि फिंगमी के पास तो अद्भुत शक्तियों का खजाना होता है जिनमें से वो अपनी शॉट का इस बार यूज करता है और उसके मात्र एक स्लैश से ही वो सारे लोग पीछे हट जाते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाता है वो डेमन सेट का बंदा जो कि ये देखते हुए कि फिंगमी का ध्यान किसी और तरफ है वो पीछे से उस पे अटैक करने वाला होता है। वो उसके पास जो वेपन होती है वो डेविल की होती है जो कि काफी ज्यादा डेंजरस थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये वेपन ना मुझे देखने में बड़ा ही कूल लगता है। अब इसी सस्पेंस के साथ कि वो फिंगमी पे कैसे अटैक करता है हमारे एपिसोड यही होता है खत्म। तो गाइज आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हमेशा की तरह ये जो सीरीज है ना इसमें हमेशा कुछ नया ही दिखाया जाता है। आगे के एपिसोड में हम ये भी जानेंगे कि वो जो जेड की फेरी होती है वो नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू कर पाएगी या नहीं। ये तो जाहिर है पता चल ही जाएगा कि वो जो डेमन सेट का बंदा है लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो फिंगमी को नहीं हरा सकता। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे ये भी सजेस्ट कर सकते हो कि अगली सीरीज में कौन सी स्टार्ट करूं और मेजॉरिटी वोटिंग जिस सीरीज की भी आएगी मैं उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगी। सो कीप ऑन कमेंटिंग गाइज। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।